बता दें आपको कि कांग्रेस ने एक बार फिर से आरएसएस को लेकर जहर उगला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही पुराना राग आलापते हुए आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस संघ ने स्वाभिमान की ज्योति जलाई, सीमा पर सैनिकों को प्रेरणा दी, सेवा संस्कार राष्ट्रवाद की पाठशाला बनी, उस संघ को खतरा आखिर कौन मानता है? और अब कांग्रेस की उसी मांग को अखिलेश यादव का समर्थन। जी हां, कुल जमा यही है कि तथाकथित सेकुलरिज्म की पुरानी जो मंडली है फिर से संघ पर वार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उनके इस बयान के बाद मानो सियासी तूफान आ गया। बीजेपी ने ऐसे बयानों को लोकतंत्र विरोधी बताया। धर्मेंद्र प्रधान की प्रतिक्रिया आई, आरएसएस राष्ट्र सेवी है, कांग्रेस दमनकारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खड़गे के समर्थन में संघ के पुराने प्रतिबंध को हवाला दिया। मुद्दा यह है कि विपक्ष के तमाम बड़े नेता इन दिनों खुले तौर पर आरएसएस बैन की बात कर रहे हैं। सत्ता से बाहर कांग्रेस और सपा अपने वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समझना होगा कि आरएसएस पर हमला दरअसल भारत की जड़ों पर हमले जैसा है। आरएसएस कोई सामान्य संगठन नहीं है, एक संस्कार है, एक चेतना है। क्योंकि जब जब देश टूटा संघ ने जोड़ा, जब जब राजनीति बटी संघ ने समर्थता दिखाई। विपक्ष के नेताओं को आज याद दिलाना जरूरी भी है कि यह संघ पर नहीं, भारत की आत्मा पर प्रहार है। कांग्रेस को अब तय करना होगा वे भारत के साथ हैं या भारत की आत्मा के विरुद्ध। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की मानसिकता भारत नहीं बल्कि ब्रेक इंडिया की है। आज इस पर बात भी हम करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कहा किसने, देखिए पहले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, देखो जो चैट जीपीटी बता रहा है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं हम और आप वही माने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस बैन 3 बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में। एक तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 बाय नाथुराम गॉडसे हु हैड अर्लियर बीन एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा एंड हैड लिंक विद आरएसएस। तो दोनों संस्थाओं को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, दोनों संस्थाओं को। और उनका इल्जाम था कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उन साजिश की है। और उस समय द गवर्नमेंट लेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी 4 जनवरी को इंडियन पेनल कोड 188 के तहत बैन हुए थे। तो ये तो चैट जीपीटी बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अब केस कर दो चैट जीपीटी पे। कि मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस ढंग से घोर जातिवादी, घोर तुष्टीकरण की राजनीति का बयान देने का काम किया है, ये बहुत ही दुखद है। प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एसआईआर का विरोध करने का मतलब है ऐसी मतदाता सूची का विरोध करना जो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ भारत निर्वाचन आयोग बनाने की घोषणा कर चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य में घुसपैठियों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं और जब एसआईआर लागू करने की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने कर दी है तो अखिलेश यादव जी की जमीन खिसक चुकी है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए उनके बारे में आपको बता देते हैं। खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। खेमचंद जी बहुत स्वागत है आपका। नितेंद्र जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। नितिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। और पंडित राज शर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। राज शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी की चर्चा की शुरुआत में बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद जी के माध्यम से करना चाहूंगा। खेमचंद जी, कांग्रेस और सपा जैसे दल बार बार आरएसएस को निशाना बनाते हुए बैन करने की मांग कर रहे हैं, इसको किस प्रकार से देखा जाए? क्या ये उनके भीतर छिपे राष्ट्रवाद के डर को उजागर कर रहा है क्या? नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार जी। आपके सभी दर्शकों को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देव उठते हैं, आज से शुभ काम शुरू हो जाते हैं हिंदू धर्म में। देखिए, कांग्रेस की जो इस समय खींच है, मैं कहूंगा कि उनकी जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब वो डर में कन्वर्ट हो गया है। अब उनको लगता है कि अगर संघ इसी तरीके से काम करता रहेगा तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी वो सुकोट के कुछ राज्यों में रह गए, उन राज्यों से भी समाप्त हो जाएंगे। जहां कर्नाटक में उनकी आवाजें उठ रही हैं कि संघ को बैन कर दिया जाए, वहां से भी आने वाले इलेक्शन में उनका सुपड़ा साफ होना निश्चित है। तो उनको लगता है कि अगर कर्नाटक और तेलंगाना जैसे प्रदेश, जिनको हम कैश काउ बोलते हैं क्योंकि वहां पे आईटी की इंडस्ट्री, आईटी का हब है और वहां से इनको काफी रेवेन्यू मिलता है, अगर वहां से भी इनकी सरकार चली गई तो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उसी अस्तित्व को बचाने के लिए ये ऐसे राष्ट्रवादी संगठन को बंद करना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं, जिन्होंने करोड़ों की संख्या में ऐसे लोगों का निर्माण किया, व्यक्ति का निर्माण किया, जो राष्ट्र को आगे ले जाने में, हर फील्ड में राष्ट्र को आगे ले जाने में लगे हुए हैं। कोई भी आज देश का ऐसी फील्ड नहीं होगी जहां पे
आरएसएस के स्वयंसेवक काम करके उस संस्था को और अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी संस्था को भी ये बैन करवाने की जब सोचते हैं तो अपने आप में दिखाता है। आप बने रहेगा खिमचंद जी, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए क्योंकि समय सीमित है आज इस डिबेट में, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करूंगा। पंडित राज शर्मा जी भी हैं। राज शर्मा जी, जिस संघ ने देश के हर संकट में सेवा की, हमेशा वो प्रथम पंक्ति में खड़ा नजर आया, चाहे फिर आपदा की बात हो, युद्ध की बात हो, या वो जो विभाजन का दंश देश ने झेला था उस समय का दौर को अगर हम याद करें, आज उसी संघ को आप लोग देश के लिए खतरा क्यों बताते हैं? आसिफ भाई, सबसे तो मुझे नहीं पता कि आप जो भी बोल रहे हो वो स्क्रिप्ट किसने लिखी है। नहीं, स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है, ये तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप बोलो, आप या यहाँ पे खेमचंद शर्मा जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हम लोगों को देश की एकता और अखंडता के बारे में नहीं सिखाएगा। मैं कहता हूं कि पटेल साहब देश के लिए एक एकता और अखंडता के प्रतीक थे, तभी तो आरएसएस पे बैन लगाया था। यही था रीजन कि आरएसएस एकता के लिए खतरा है, अखंडता के लिए खतरा है, तभी पटेल साहब ने भी इन पे बैन लगाया। नहीं, फिर तो पंडित राज शर्मा जी आपको यह भी पता होना चाहिए ना कि उसी आरएसएस को मंच पर बुलाकर नेहरू जी ने सम्मानित भी 63 में किया था। ठीक है, किया था। अरे हाँ, मैंने बताइए, होमवर्क करके आया करिए। 63 में सम्मानित किया था कि नहीं किया था? मुझे भी पता है, मुझे सब पता है। किया था ना? क्यों किया था? 1962 में जो वॉर हुआ था, उस वॉर में इनकी जो भूमिका रही, उस भूमिका के बाद में उनको नहीं, उनको 26 जनवरी पर बुलाकर सम्मानित किसने किया था? उन्हीं नेहरू जी ने किया था। अरे आपको क्यों टेंशन? आपने अरे मुझको क्या टेंशन, मैं तो काउंटर करूंगा ना। अच्छा, आप टेंशन लोगे तो फिर तो सारा बेकार है। मैं काउंटर तो करूंगा ना पंडित राज शर्मा जी, अगर आप गलत फैक्ट रखेंगे तो मैं काउंटर तो करूंगा ना सर। जब ये देश के लिए गद्दार थे, अंग्रेजों के संग एजेंट गिरी करते थे, पटेल साहब ने इनको बैन कर दिया। अब लगा होगा, बाकी प्रधानमंत्रियों को लगा होगा अच्छा काम कर रहे, तब उनका स्वागत कर देंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि नहीं है तो गलत। देखो, सब कुछ आप लोगों के लगने से नहीं हो जाएगा ना सर। खैर, आप प्लीज बने रहेगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया में समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता नितिन जी, उनका भी लेना चाहूंगा। नितिन जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका लूंगा, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आप लोग समाजवाद की बात करते करते ये संघ विरोध में कहां उतर आए और क्यों? देखिए, हम लोग समाजवाद की बात करते हैं और करते ही रहेंगे। यहाँ किसी का विरोध नहीं है, हम लोग तो सबको लेके चलने की बात करते हैं। बात आप जैसे पत्रकारों के सवाल के जवाब में थी, उन्होंने कहा चैट जीपीटी आप देख लीजिए वो क्या बताता है, और जो उसमें लिख करके आया उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पढ़ के बताया, और अगर कहा कि ये गलत है तो आप चैट जीपीटी पर मुकदमा कर दीजिए। तो ये तो भारत की सरकार को और उत्तर प्रदेश को सरकार को चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन और गूगल इस तरीके की चीजें चल रही, इसमें इस तरीके नहीं, मेरा सवाल जो आपसे था नितिन जी कि समाजवाद अब संघ विरोध का पर्याय कैसे बन गया? तो आरएसएस पर बैन की मांग कांग्रेस ने की और उसी मांग को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने भी उसी बात को दोहराया और चैट जीपीटी खोलकर बैठ गए कि देखिए भाई, फला समय पे जो है वो आरएसएस बैन हुआ था। इस प्रकार की चीज़ों पर आज हम कर रहे हैं बात। हमारे साथ कौन कौन सा मेहमान मैं लेकर चाहूँगा कि स्क्रीन पर उनको पुनः लेकर आया जाए। खेमचंद शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, नितिन जी हैं, पंडित जी हमारे साथ हैं, पंडित राज शर्मा जी हैं, और वीएचपी के महामंत्री हमारे साथ अंचल जी कनेक्ट होगा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नितिन जी, बात आपसे पूरी हो नहीं पाई थी तो मैं चाहूँगा उसी पर आप जवाब दे दीजिए। समाजवाद का मतलब अब संघ विरोध कब से हो गया है? देखिए आशीष जी, पहली चीज तो समाजवाद का मतलब संघ विरोध नहीं है। समाजवाद का मतलब है जहां शोषण, जहां उत्पीड़न, जहां अत्याचार अनाचार है उसके लिए संघर्ष करना, और समाजवादी पार्टी इसी काम के लिए जानी जाती है। तो बस मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ शोषण, कहाँ आरएसएस वाले कहाँ क्या कर रहे हैं, जरा बताइए। आशीष जी प्लीज हमें सेंटेंस कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप सवाल करिएगा, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। रही बात आरएसएस विरोध की, पहली चीज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरएसएस विरोध की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें जो घटनाएं हुई थी, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया था। क्यों किया था वो उन्होंने दिखा दिया। एक तो चैट जीपीटी में साफ साफ क्या क्या था। दूसरा, आपको कई घटनाएं बता दी गई कि 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय आरएसएस की क्या भूमिका थी। इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में सरकार चला रहे थे और पत्र लिखा था बाकायदा अंग्रेजों को कि इस आंदोलन को सख्ती से कुचला जाए। गांधी जी की हत्या में जिस तरीके से नाम आया नाथूराम गोडसे का, और हिंदू महासभा आरएसएस से जुड़े थे, जिस कारण से बैन किया गया था। तो ये काम तो माननीय वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये भाजपा को सवाल पूछना चाहिए, और इसी संदर्भ प्रश्न किया गया था कि उन मौजूदा परिस्थितियों में क्यों
आखिर आरएसएस को बैन करना पड़ा था और पटेल जी ने क्यों बैन किया था? फिर आपको माफी मांगनी पड़ी और इसके बाद में उसको बाकायदा आपने लिख के दिया कि हम सांस्कृतिक और संगठन रहेंगे, हम राजनीतिक दखलंदाजी नहीं करेंगे, कट्टरता नहीं करेंगे। आपने बाकायदा एफिडेविट दिया और इसके बाद में लंबे समय तक आपने देश के संविधान को नहीं माना, तिरंगे को नहीं माना, भले एक लंबा इतिहास है। तो आज अगर आप कहते हैं कि मैं मानता हूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में आरएसएस को कोई दूसरी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं नजर आती है? अगर आप राष्ट्रवादी संगठन है या आप सांस्कृतिक राजनीति की बात करते हैं तो आपको देश में बहुत सारे लोग सबके साथ जो अच्छा काम करता दिखाई पड़े उसकी बात करनी चाहिए। दूसरा क्या कारण है कि आरएसएस अपने पदाधिकारी पोस्ट करता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? अगर आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है तो अपने पदाधिकारी, संगठन मंत्री सारे के सारे जो है आरएसएस से ही आते हैं। भाई आरएसएस का तो मूल मंत्र राष्ट्रवाद है। अब वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की अगर आप बात आज के दौर में करेंगे तो ये जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको आप लोग ऑक्सीजन देने का कार्य कर रहे हैं? ये भी समझने वाली बात यहां पर हो जाती है। और आपने जो बातें रखी हैं मैं उस पर भी आपसे विस्तार से बात करूंगा। चर्चा हम कर रहे हैं भारत की आत्मा पर प्रहार, यह है विषय, क्योंकि आरएसएस को बैन करने की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है और अखिलेश यादव ने भी उनके समर्थन में बयान दिया है। मेहमान आप देख सकते हैं कौन कौन से हमारे साथ है। बिना किसी देरी के अंचल जी की प्रतिक्रिया में लूंगा। अंचल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सभी आरएसएस बैन की मांग कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस पर? देखिए, जो भी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं वो हमेशा राष्ट्रवादी शक्तियों को कुचलने का प्रयास करती हैं, गलत बात करने का प्रयास करती हैं। आज अगर आरएसएस देश के अंदर नहीं होता, आरएसएस से संबंधित संगठन इस देश के अंदर नहीं होते, तो इस देश के अंदर जो खुली हवा में सांस सनातन संस्कृति हिंदू लोग ले पा रहे हैं, वो किसी भी दल के नेता हो, क्या वो इस स्थिति में थे? 90 के पहले कश्मीर में जाकर के रह सकते थे, कोई बात कर सकते थे? इस बात को सोचने की आवश्यकता है। रही खड़गे जी की आवश्यकता, चाहे खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, देश के विरोध में विदेश में जाकर भी बात करना, देश के अंदर देश के विरोध में बात करना, इनकी एक आम तरीके से इनकी चर्चा करना इनकी जो है आदत में आ चुका है। और ये आरएसएस का विरोध करते करते निश्चित रूप से देश का विरोध कर रहे हैं, भारत का विरोध कर रहे हैं। विदेशों के अंदर जो विदेशी शक्तियां हैं, जो आईएसआईएस जैसे जो संगठन है, जो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, 47 का गठवा हिंद करना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से ये लोग समर्थन देने का काम कर रहे हैं और इस देश को मिट्टी में मिलाने का काम एक तरह से ये सारे के सारे लोग कर रहे हैं। चाहे खड़गे जी हो, अब इतने बड़े बड़े संस्थान ये लोग बना देते हैं, कहाँ से इनकी फंडिंग होती है, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? एक राज्यसभा सांसद क्या बना सकता है? 500 करोड़ रुपए के कॉलेज चला रहे हैं, कहाँ से चला रहे हैं? इन सबकी जांच होने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों के ऊपर जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की सख्त आवश्यकता है। ठीक है। खेमचंद जी, कांग्रेस सपा से जब इस बारे में बात होती है तो वो बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, वो लोग इस बात को रिपीट करते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी आरएसएस करता था। इस प्रकार की जो है तमाम वाक़े जो है वो बताते फिरते हैं तमाम नेता, लेकिन इनको 1962, 1965, 71 के युद्ध के दौरान का योगदान आरएसएस के दिखाई नहीं देता। केदारनाथ पे जो आपदा आई थी उसमें योगदान दिखाई नहीं देता। इस प्रकार की कोई भी घटना देश के लिए जब घटती है, जब देश पर इस प्रकार की कोई आपदा आती है तो आरएसएस प्रथम पंक्ति में खड़ा रहता है। इसको हाईलाइट क्यों नहीं करते ये लोग? एकमात्र देशभक्त संगठन है जो कहीं भी कोई भी घटना घटित होती है, आपदा आती है, खड़ा होता है। चाहे केरल के अंदर आई हो, चाहे कश्मीर के अंदर आई हो, क्या मुस्लिमों को अपनी पीठ पर उठा करके बाहर नहीं निकाला है आपदा के अंदर? कौन संगठन है, कौन राजनीतिक दल है जो खड़ा होता है? पहले तो ये सोचने की आवश्यकता है। इसके बाद में आरएसएस एक संगठन है, वीर सावरकर जी को किस तरह की सजा दी गई? क्या अंग्रेजों के विरोध में नहीं लड़े? ठीक है, सारे के सारे लोग लड़े, लेकिन ये एक इन लोगों ने पैटर्न को सेट कर दिया। हाँ, ठीक है खेमचंद जी, ये खतरा आरएसएस से है या इन लोगों को अपनी गिरती लोकप्रियता जो है वो बहुत ज्यादा इनके लिए चिंता का सबब है? खेमचंद जी। अंचल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका जो प्राइमरी क्वेश्चन है उसका आंसर देना चाहूंगा। हालांकि अंचल भाई ने उस पर बोला है, देखिए आरएसएस ने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। आरएसएस ने देश को इकट्ठा करने की, हिंदुओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया, लगातार प्रयास किया और इकट्ठा करके देश हित में व्यक्ति निर्माण का उन्होंने काम किया। अंग्रेजों की गुलामी करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के 4 से 5 जो अध्यक्ष थे, पहले फाउंडर अध्यक्ष, वो अंग्रेज थे। और अंग्रेजों की गुलामी की वजह से आप देखिए जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, क्या उनको काला पानी की सजा हुई? नहीं। क्यों? उनको लंदन में बुला के या फिर इंग्लैंड में बुला के उनको फैसिलिटी दी जाती थी। उनको अगर जेल में भी डाला गया तो ऐसी जेल में डाला गया जहां पे सारी फैसिलिटी थी। क्यों उनको जिस तरीके से वीर सावरकर को जिस तरीके से सजा दी गई,
शहीद भगत सिंह जी को सजा दी गई, चंद्रशेखर जी के पीछे अरे कांग्रेस की नींव खुद जो है वो ब्रिटिश तुष्टीकरण पर टिकी थी, वो आरएसएस पर बैन लगाने की बात कर रही है। गुलामी मानसिकता की गूंज नहीं तो और क्या। खैर मेरे पास समय इतना ही था, मैं सभी का आभार जताना चाहूंगा, आपने समय दिया, बातचीत इस विषय पर की। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।